देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर ना। यस। ऐसे देखो। अच्छा मुझे ये टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रही है सब कुछ, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स अभी भी बाकी है तो वो करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हेडिंग करेंगे, हम लोग बताते हैं क्यों करना है। एक बार करो टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग। बेस्ड ऑन रेंज बाइजेक्शन फंक्शन। अच्छा, तो मैपिंग के ऊपर बेस्ड करके ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देखा था। फंक्शन दो तरीके का होता है। एक होता है वन वन फंक्शन, मतलब वन टू वन फंक्शन या वन वन, और दूसरा होता है मेनी टू वन। मेनी टू वन, वन टू मेनी हमारा फंक्शन नहीं होता। ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। शायद यहाँ पर लिखा होगा या फिर प्रीवियस वाले पेज पे लिखा होगा। तो ये हो गया। और रेंज के ऊपर बेस्ड करके हम लोग फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होता है ऑन टू फंक्शन, ये बताएंगे आज। और एक होता है इन टू फंक्शन, और एक होता है बाइजेक्शन फंक्शन, ठीक है। वो भी बताएंगे क्या होता है। तो ये वन वन और मेनी टू वन, ये जो फंक्शन का बाइफर्केशन है, ये किस पे बेस्ड है? ये है मैपिंग पे बेस्ड है, कि हम लोग अगर मैपिंग करते हैं तो फंक्शन इस तरीके का होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन किसे कहते हैं? तो इसको पहले हम कंपेयर करके लिखवाते हैं ताकि समझना है, उसके बाद जो है डेफिनेशन। ऑन टू और इन। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है, ये तो हमारा हो चुका है लास्ट क्लास में, वन वन फंक्शन वन मेनी टू वन बेस्ड ऑन। यहाँ पर लिखेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन वन प्री इमेज। और यहाँ पर लिखना है इवन इफ ए सिंगल एलिमेंट is not having a pre-image। ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल लिया था उससे हम समझाएंगे। तो सबसे पहले बोला है यहाँ पर ये वाला, देखते हैं कहाँ गया ये वाला एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल ये 2 5 7 9 4 10 14 और 18, ठीक है। अच्छा, इसमें टू इनपुट देने से हमें क्या मिला था? फंक्शन के अकॉर्डिंग फोर। क्या क्या पेयर्स बना था? 2 4 5 10 7 14 9 और 18, ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा कि इन टू, वो हम लोग समझते हैं। देखो ऑन टू का क्या लिखा हुआ है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबका एक प्री इमेज होना चाहिए। तो कोडोमेन मतलब ये वाला, ठीक है। कोडोमेन ये वाला जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है वो कोडोमेन होता है, तो ये कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन जो है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स का एक प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट्स का एक प्री इमेज, तो फोर का प्री इमेज टू है। फोर का प्री इमेज टू है, ठीक है। 10 का प्री इमेज 5 है। 14 का प्री इमेज 7 है, और 18 का प्री इमेज कितना है? 9 है, ठीक है।
तो सभी का एक ना एक प्री इमेज है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, अच्छा बोला था कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है, तो एक प्री इमेज होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो सभी का ही एक एक करके प्री इमेज है। अच्छा चलो, अगर सभी का एक एक करके प्री इमेज है तो फिर कौन सा वाला होगा, ऑनटू या इनटू? यहाँ पर इनटू में बोला इवन इफ ए सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग ए प्री इमेज। अच्छा, और यहाँ पर बोला एवरी एटलीस्ट वन प्री इमेज, तो ये वाला हम लोग का ऑन टू फंक्शन हुआ। ये एग्जांपल हम लोग का कौन सा फंक्शन हो गया? ऑन टू फंक्शन हुआ। क्यों ऑन टू फंक्शन होगा? क्योंकि हर एक एलिमेंट का, कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का क्या है, एक प्री इमेज है। हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये हम लोग का ऑन टू फंक्शन हुआ। तो ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल ये वाला बना, इस पे लिख सकते हो लास्ट क्लास में जो किया था कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन का ये मतलब हो जाता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है, सभी, एवरी यानी सभी, सभी एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग जो है नेक्स्ट इनटू फंक्शन के लिए कौन सा एग्जांपल देख सकते हैं? ये देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब इनटू फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ो। इनटू फंक्शन में क्या बोला है? इवन इफ ए सिंगल एलिमेंट इज नॉट हैविंग ए प्री इमेज, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो प्री इमेज क्या होता है? इनपुट। ठीक है, तो हमें कैसे देखना पड़ेगा? ये रहा थ्री, थ्री का प्री इमेज कितना है? यहाँ पर थ्री का प्री इमेज वन है। ये हम लोग सेट जो बना हुआ इससे बोल सकते हैं थ्री का प्री इमेज वन है। सिक्स का प्री इमेज कितना है? टू है। ठीक है, अच्छा अब 15 का प्री इमेज कितना है? फाइव है। ये देखो 15 का फाइव है। 21 का प्री इमेज कितना है? सेवन है। ठीक है, और 27 का प्री इमेज कितना है? नाइन है। लेकिन 30 का कोई प्री इमेज नहीं है। 30 जो देख रहे हो ना, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसका प्री इमेज जीरो है। तो अगर ऐसा होता है, मतलब जीरो इन द सेंस कि कुछ नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया? एक सिंगल एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। अगर ऐसा होता है, एक या एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन हमें यहाँ एक तो ऐसा मिल ही गया जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ये इनटू फंक्शन का एग्जांपल हो गया। तो लास्ट क्लास में यहाँ जो मैंने टर्म्स यूज किया था, टर्म्स डोमेन, कोडोमेन, रेंज, प्री इमेज और इमेज, उसमें मैंने दो एग्जांपल लिया था। ठीक है, जिसमें से एक एग्जांपल हमारे ऑन टू वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एक जो है हमारे इनटू वाले को सेटिस्फाई करता है। तो देखो, टर्म्स यूज इन, यहाँ पर एग्जांपल नंबर वन लगा दो, सबसे पहला एग्जांपल, फिर इसको एग्जाम्पल नंबर टू लगा दो। ठीक है, फिर यहाँ नीचे लिख दो कि एग्जाम्पल टू ऑन टू है और एग्जाम्पल वन इनटू। ठीक है, तो ऑन टू और इनटू में बस यही फर्क है कि ऑन टू फंक्शन में क्या हो जाएगा कि सबका, सब आउटपुट का कम से कम एक इनपुट होना ही चाहिए। ठीक है, सब आउटपुट का कम से कम एक इनपुट होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑन टू। ठीक है, मतलब कोई अकेला नहीं रहना चाहिए। बेसिकली बात ये हो गया कि अगर कोई आउटपुट है तो उसका कुछ इनपुट जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है कि कम से कम एक ऐसा आउटपुट है जिसका कोई इनपुट नहीं है, इमेज का मतलब तो यही होता है ना, तब उसे हम लोग बोलेंगे इनटू, मतलब जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, तो ऑन टू इनटू का मतलब यही हो गया। तो रेंज के ऊपर बेस्ड करके हो रहा है बात। ठीक है, और रेंज लास्ट क्लास में ही समझे थे, रेंज का मतलब क्या होता है? जो आउटपुट हमें मिल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल लास्ट क्लास में था उसी से हम लोगों ने ऑन टू और इनटू इसको भी समझ लिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना चाहिए हमें। एग्जाम्पल अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वन वन फंक्शन और मेनी टू वन। ये हम लोगों ने मैपिंग के हिसाब से लास्ट क्लास में सीखा था, बस इसका और एक नाम भी होता है। ठीक है, मतलब वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोला जाता है, तो वो चीज हम एक बार लिखवा देते हैं। वन वन फंक्शन का और एक नाम भी होता है और इसका डेफिनेशन भी हम एक बार यहाँ पर लिखवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक बार फिर से लिखो, वन वन फंक्शन। तो मैपिंग के हिसाब से वन वन फंक्शन क्या था कि अगर हर एक इनपुट का एक आउटपुट है तो उसे वन वन फंक्शन बोलते थे। तो ऐसे होता है, लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए टू बी, मतलब हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए से बी में होगा। इफ
different elements in A, have different images in B, then F is said to be a one फंक्शन। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ लिया था, ठीक है, बट मैंने कोई डेफिनेशन लिखा, देखो डेफिनेशन आएगा नहीं, बट एक बार हम लिखवा देते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये नाम भी याद होना चाहिए कि इंजेक्टिव क्या है। अब कैसे क्वेश्चन आएगा, इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, तो इसे इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये तो लास्ट क्लास में किया ही था मैपिंग के हिसाब से। वन वन फंक्शन कौन सा था, चलो देख लेते हैं यहाँ पर। वन वन फंक्शन ये नहीं, वन वन मतलब हर एक इनपुट का एक आउटपुट था, उसे हम लोग वन वन फंक्शन बोल रहे थे। तो यहाँ पर देखते हैं मैपिंग के हिसाब से ये रहा, यहाँ पर हम लोग ये रहा मैपिंग के हिसाब से वन वन। अभी जो मैंने डेफिनेशन लिखवा है, वन वन या वन टू वन एक ही बात है, अभी जो डेफिनेशन लिखवा है उसको समझ लो। बोल रहा है कि फंक्शन है ए टू बी, तो ठीक है, जैसे फंक्शन ए टू बी, तो इसे हम लोग सेट ए और इसे हम लोग सेट बी मान सकते हैं। फंक्शन है ए टू बी, अब क्या बोल रहे हैं, एक डिफरेंट एलिमेंट इन ए में जितने भी अलग अलग एलिमेंट है सभी के अलग अलग इमेजेस है। एक्चुअली ये सब प्री इमेज होता है, ये सब लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ये प्री इमेज होता है, ये इमेज होता है, ये सब डेफिनेशन हम लोगों ने बाद में जाके पढ़ा था कि ये प्री इमेज सेट है, ये इमेज है, इसे इनपुट इसे आउटपुट कहते हैं। तो प्री इमेज ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, ठीक है, जैसे वन का टू है, थ्री का सिक्स, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो एक को हम लोग बोलेंगे वन वन फंक्शन और इसी को बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन क्या था, मेनी टू वन, ये वाला मेनी टू वन में क्या था कि एक इनपुट का क्या है, सॉरी एक आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट है। जैसे फोर जो हमारा आउटपुट है, ठीक है, इसका इनपुट माइनस टू भी है, इसका इनपुट टू भी है। अगर ऐसा होता है तो वो मेनी टू वन होता है, ठीक है। अब उसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं। डेफिनेशन जो था यहाँ पर लिखेंगे, मेनी टू वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन set if such that a to b, ठीक है, if two or more element in a have common image in b, then a is said to be many to one फंक्शन, ठीक है, मेनी टू वन फंक्शन बोला जाता है। अच्छा, जैसे कि ये वो वहां जो एग्जांपल था उससे भी समझ सकते हैं, या फिर ये ऐसे कर सकते हैं, ये रहा ए, ठीक है, यहाँ पर एक बना देते हैं एग्जांपल, ये रहा बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए सेट में ले लेते हैं, सपोज माइनस टू माइनस वन जीरो वन और टू, और बी में ले लेते हैं जीरो वन और फोर, और जो फंक्शन है वो हम ले लेते हैं एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा, माइनस टू देने से आ जाएगा, यहाँ पर मेरा इनपुट सेट में आएगा माइनस टू माइनस वन जीरो वन और टू, ठीक है। तो माइनस टू देने से फोर मिलेगा, माइनस वन देने से वन मिलेगा, जीरो देने से जीरो, वन देने से वन और टू देने से फोर, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ऐसे लाइन लगाते हैं तो माइनस टू देने से फोर, ठीक है, माइनस वन देने से वन, जीरो देने से जीरो, फिर वन देने से
1, ठीक है। 1 देने से भी क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 2 देने से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बोला है, ये सेट, ये फंक्शन बन गया, ठीक है। ए टू बी इफ टू और मोर एलिमेंट इन ए में दो या उससे ज्यादा एलिमेंट का कॉमन इमेज है, मतलब कॉमन आउटपुट है, तो वो तो है ही, -2 का भी आउटपुट 4 है, 2 का भी आउटपुट 4 है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेनी टू वन फंक्शन, ठीक है। इसे बोला जाता है मेनी टू वन। तो ये हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बट मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवा दिया, ठीक है। इस तरीके से डेफिनेशन लिखवा दी, क्योंकि ये बुक में मिलेगा, फिर लगेगा ये सब चीज है क्या, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जब तुम लोग यहाँ पर देखोगे ना, तो उस पैटर्न में लिखा हुआ इफ सच दैट, ठीक है। तो अभी कभी पढ़ोगे तो समझ में आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया। बाकी हमें क्या क्या याद रखना है, कितने तरीके से फंक्शन को डिवाइड किया जाता है, क्या नाम होता है, नहीं होता है, वो पता बस। अच्छा, अब ऑन टू फंक्शन तो मैंने लिखवा दिया, ठीक है। ऑन टू, इन टू, ऐसे डिफरेंसेस के तौर पे लिखवाया ताकि समझ में आ जाए। अब इसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं। ऑन टू फंक्शन को अगर डेफिनेशन के तौर पे लिखे तो वो कैसे होगा, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या हुआ, तो उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो ऑन टू फंक्शन ऐसा हुआ कि हमारा सीधा बात ये है कि सभी एलिमेंट्स का, मतलब सभी कोडोमेन का क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, मतलब सभी आउटपुट का जो है इनपुट होना चाहिए, उस बेसिस पे होगा। तो लेट एफ सच दैट ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज at least one pre-image in one pre-image in B, then F is onto function and also called, इसका और एक नाम भी होता है सर्जेक्टिव, इसे बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। और यहाँ पर और एक चीज भी होता है, दैट इज हेंस, ये याद रखना चाहिए, रेंज इक्वल को डोमेन होगा, ठीक है। इस केस में रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा। अब ये सब चीज ना हमें एमसीक्यू में पूछ लेता है कि सर्जेक्टिव फंक्शन में रेंज और कोडोमेन का रिलेशन पूछ सकता है, ठीक है। अब रेंज इक्वल टू कोडोमेन यहाँ पर होता है, तो लास्ट क्लास में भी क्या हुआ था, इसमें रेंज इक्वल टू कोडोमेन देख लो, हुआ था, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुआ था। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा तो ही ऑन टू फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि सभी आउटपुट का एक इनपुट है, ठीक है। तो आउटपुट ही तो रेंज होता है, सभी आउटपुट का अगर इनपुट है तो यहाँ पर सभी पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज और कोडोमेन जो है बराबर हो जाएगा। इसमें और एक चीज क्या सीखने मिला, इसको बोला जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अच्छा, और इनटू फंक्शन का भी डेफिनेशन बोल देते हैं। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में क्या होना चाहिए, एक कम से कम ऐसा आउटपुट होना चाहिए जिसका इनपुट नहीं है, मतलब वहां पर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होगा, रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट एफ सच दैट ए टू बी इफ इवन वन एलिमेंट इन बी वन एलिमेंट इन बी कोडोमेन इज not having any pre-image in B, then F is said to be an into function. अच्छा, क्या लिखा है मैंने, एफ सच दैट ए टू बी इवन वन एलिमेंट इन बी, ठीक है। बी का एक भी एलिमेंट जिसे हम लोग कोडोमेन सेट बोल रहे हैं इज नॉट हैविंग एनी प्री इमेज, उसका कोई अगर इनपुट नहीं है तो एफ को हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे
इन अनदर वर्ड, if even one is single in कोडोमेन सेट, ठीक है, मतलब कोई एक आउटपुट जो है वो सिंगल रह जाएगा, उसका इनपुट नहीं होगा। इस केस में हमेशा हम लोग का होता है रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था उसी से हम दिखा देते हैं। यहाँ पर रेंज जो है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। एक आउटपुट हम लोग का क्या होता है, सिंगल रह जाता है। ये देखो, जैसे ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर लिया था, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पर जो है रेंज, ये रहा रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन है, ठीक है। तो रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन तभी होगा अगर कम से कम एक, ये 30 जो है सिंगल रह गया, मतलब इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, ठीक है। जब हर एक का एक जोड़ीदार मिल जाता है तो वो ऑन टू हुआ, ठीक है। अगर एक भी जो है जोड़ीदार, कोई एक ऐसा आउटपुट है जिसका कोई जोड़ीदार यानी कि कोई फ्रेंड नहीं है बोल सकते हो, ठीक है, तो फिर वो हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटू। मतलब ये याद रखने का तरीका, ठीक है, कि कैसे करके याद रख सकते हो ऑन टू और इंटू। तो मेन हमें याद क्या रखना है, ये सब डेफिनेशन वगैरह याद नहीं रखना है, बट मुझे लिखवाने के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, तो मैंने डेफिनेशन लिखवा दी। तो ऑन टू इंटू आज जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, तो ऑन टू फंक्शन और इंटू फंक्शन का मतलब क्या हो गया, सीधा बात है। ऑन टू फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जहां पर हमारे हर एक इनपुट का, हर एक आउटपुट का एक प्री इमेज होगा, मतलब एक इनपुट होगा, ठीक है। और इनटू फंक्शन का क्या हो गया, हर एक आउटपुट का एक इनपुट होगा, ऐसा जरूरी नहीं, कम से कम एक ऐसा आउटपुट होना चाहिए जिसका इनपुट नहीं होगा, तो उसे ऑन टू इनटू बोलेंगे। इसके अलावा भी ऑन टू फंक्शन का नाम होता है एक सर्जेक्टिव, तो ये भी याद रखो, कहीं पूछ लिया तो। और क्योंकि सभी का इनपुट आउटपुट रिलेशन सेटिस्फाई होता है, तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन बराबर होगा, क्योंकि कोडोमेन जो है सेट ऑफ आउटपुट सेट है। अब अगर सारे आउटपुट के ही प्री इमेज है तो वो फिर रेंज में आ जाएगा, ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन होगा। और अगर सारे आउटपुट के जो है इनपुट नहीं है तो उस केस में रेंज जो है वो हमारे कोडोमेन सेट से अलग होगा, ठीक है, मतलब कम होगा, रेंज का वैल्यू कोडोमेन सेट से कम होगा, तो कोडो रेंज जो है वो सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे जो है बाइजेक्टिव। मैंने वहां पर बाइजेक्टिव फंक्शन भी लिखवा है, तो वो क्या है, अगर 1 to 1 और ऑन टू, ठीक है, 1 to 1 को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव, और ऑन टू फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्जिक। अगर ये दोनों चीज सेटिस्फाई होता है, ठीक है, अगर ये दोनों चीज बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन में और एक हाइफन देखिए, एक चीज और लिखो, A11 and on2, A11 and on2 function is said to be bijective and also called 1 to 1 correspondence। ये भी नाम याद रखने के लिए, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का और एक नाम क्या हो गया, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस जो होता है इसे हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, और बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए 1 to 1 और ऑन टू, ये दोनों चीज अगर सेटिस्फाई होगा तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, तुम लोग को बताना है कि वो क्या क्या फंक्शन बन सकता है, हर एक तरीके से बताना है, ठीक है। तो ये इतना चीज सीखने का यही रीजन है कि अगर हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे तो हम लोग कर सकते हैं, कि ऐसा क्वेश्चन जैसे अभी हम दे रहे हैं,
2, 5, 7 और 11, ठीक है। डी का वैल्यू है 8, 20, 28, 44 और 48, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स 4x, ठीक है। तो मुझे बोलो एफ में क्या क्या पेयर्स आएगा, मुझे बताओ एफ में क्या क्या पेयर्स आएगा, बोलो। मतलब फंक्शन क्या क्या बनेगा। 2, 8, 2, 8 और 5, 20, 7, 5, 28, 5, 11, 20, 44. 11 और 40, ठीक है, ये बनेगा और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या ये कौन सा फंक्शन है। अच्छा, क्या क्या आंसर देना है, तो ये देखो किस बेसिस पे देना है, हम बता देते हैं किस बेसिस पे आंसर देना है। Into function. हाँ, इंटू तो होगा ही, और भी एक चीज बताना है, मतलब ये तीनों बेसिस पे बताना है। कहाँ है ये तीनों बेसिस पे बताना है। तो पहले मैपिंग के बेसिस पे बताओ, अगर इसका मैपिंग करेंगे तो क्या होगा। ये दोनों बेसिस पे बताना है, मैपिंग और रेंज के बेसिस पे। तो रेंज के बेसिस पे सही हुआ है, इनटू फंक्शन है। और मैपिंग अगर करते हैं तो कौन सा फंक्शन है। Many to 1. मैपिंग करने से मेनी टू वन होगा, कैसे। मेनी टू वन मतलब आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट। क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा आउटपुट है जिसका एक से ज्यादा इनपुट है। यहाँ तो 2 के लिए 8, अगर हम लोग इसको No, मैपिंग कर। 1 to 1 होगा. तो 1 to 1 होगा, ठीक है। और इनटू होगा, ठीक है। इनटू फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि हमारे इसमें इनटू फंक्शन इसीलिए हो रहा है। इनटू फंक्शन में हमारा क्या था, इनटू फंक्शन का रूल्स ये था कि हम लोग का कम से कम एक ऐसा आउटपुट होगा जिसका कोई जोड़ीदार नहीं होगा। तो ये 48 बेचारा अकेला है ना, सिंगल है, देखो इसका कोई भी जोड़ीदार नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का इनटू फंक्शन हो गया। और यहाँ पर क्या क्या जनरेट होगा, इसका मतलब रेंज क्या होगा, इक्वल कोडोमेन होगा या सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। Subset of code. हम्म सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा, क्योंकि कोडोमेन सेट का मतलब जो हम लोग का आउटपुट सेट है, तो ये है आउटपुट का सेट। लेकिन रेंज का मतलब क्या, फंक्शन सेट में जो आउटपुट दिख रहा है वो है 8, 20, 28 और 44, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज जो है वो क्या हो जाएगा, रेंज जो है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन हो जाएगा, सही बात। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 में चलते हैं। ए, इसमें लिखेंगे 6, 8, 14 और 10। बी 3, 7, 5, 4। एफ ऑफ एक्स x/2। तो सबसे पहले फंक्शन सेट बनाते हैं, क्या क्या होगा। 6, 2, 6, 3, 6, 3, हाँ, उसके बाद 6, 3 ठीक हुआ है, उसके बाद 8, 4, 8, 4, उसके बाद 14, 7, and 10, 5. 10, 5, ठीक है। ये बन गया। अब हमें बताना है कि सबसे पहले ये 1 1 है कि मेनी 1 है, ये देखना है। 1, 1 function and 1 to function. 1 to 1 फंक्शन यानी 1 1 फंक्शन है, मैपिंग करेंगे तो, ठीक है। और ये ऑन टू होगा, ठीक है, ऑन टू होगा। ऑन टू यानी कुछ भी सिंगल नहीं बचा, मतलब आउटपुट में कोई भी सिंगल नहीं है, सभी के फ्रेंड है। 3, 7, 5, 4 सभी के फ्रेंड है, ठीक है। 3, 7, 5, 4, तो ये ऑन टू होगा, ठीक है। और इसमें रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन होगा, Equal. इक्वल। रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अच्छा, अब एग्जाम्पल 3 में चलते हैं। ए
-2 -1 0 1 और 2, B 0 1 2 4, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो एफ में क्या क्या आ जाएगा? एफ में क्या क्या आएगा? 0 0 जीरो से क्यों स्टार्ट करोगे? पहले जो लिखा है उसी से करेंगे तो फिर गलत है। मतलब कुछ ना कुछ छूट जाएगा ना, यहाँ से है तो यहाँ से ही स्टार्ट करनी चाहिए। -2 इनपुट देने से कितना मिलेगा? 4। ठीक है, -1 देने से 1, 0 देने से 0। ठीक है, 1 देने से क्या आएगा? 1 और एक तो 1, 2 देने से 4 4 आ जाएगा। 2 देने से 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ ये कौन सा फंक्शन है? पहला बात है 1 to 1 की मेनी टू 1? ये तो लास्ट क्लास वाला ही many to एग्जाम्पल। हाँ, ये मेनी टू 1 है। मेनी टू 1 है क्योंकि एक आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट है, जैसे कि 1 के लिए 1 है, ठीक है, और 1 के लिए -1 भी है, तभी ना हुआ मेनी टू 1। अच्छा, अब मेनी टू 1 हो गया। नेक्स्ट और क्या सीखेंगे हम लोग? ऑन टू है कि इनटू, वो बताना है। into इनटू फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि सभी के जोड़ीदार है 0 1 2 4। ठीक है, ये 0 1 2 4, ये देखो 0 1 और यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर हो गया, अच्छा 2 का तो कोई है नहीं, 2 का तो कोई है नहीं। अच्छा, तभी तो इनटू हो रहा है। ठीक है, तो सभी के अगर जोड़ीदार होते तब तो ऑन टू हो जाता है, लेकिन एक ऐसा है जिसका कोई भी फ्रेंड नहीं, बेसिकली बोल सकते हो सिंगल है। ठीक है, 2 सिंगल है, बाकी सबके फ्रेंड है, तो 2 सिंगल है, अकेला है। ठीक है, तो ये इनटू फंक्शन हो गया। इस केस में हमारा क्या होता है? रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन है? तो ये तो कोडोमेन है, और रेंज में क्या क्या आएगा? 0 1 और 4 है। हमेशा आंसर सबसेट, हाँ ठीक बोले। तो रेंज जो है वो सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। ठीक है, वैसे भी ये याद हो जाएगा करते करते ऑटोमेटिकली कि अगर इनटू हुआ तो फिर तो हमारा सबसेट वाला रिलेशन ही होगा। और लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4, ए -2 -1 0 1 2, बी में लिखेंगे 1 4 और 0, एफ ऑफ एक्स लिख दिया, एक्स का स्क्वायर। अब क्या क्या फंक्शन सेट में क्या क्या है? -2 देने से, -2 -2 4 तक। -1 1 0 0 1 1 2 4 अच्छा, अब वही क्वेश्चन है, मेनी टू 1 की 1 to 1? many to 1 मेनी टू 1 क्यों? क्योंकि 1 देने से भी -1, 1 देने से 1। ठीक है, मतलब एक आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट। अच्छा, अब ऑन टू की इनटू। into function इनटू फंक्शन का मतलब है कोई एक सिंगल रहना चाहिए क्या? ये कोई भी सिंगल है, मतलब जो आउटपुट सेट है उसमें जो एलिमेंट्स है कोई सिंगल है या सभी के दोस्त बने हुए हैं? देख लो, 1 का कोई प्री इमेज है? हाँ है, -1। दो दो प्री इमेज, 1 और -1। 4 का कोई प्री इमेज है? 2 है, -2 है। 0 का कोई प्री इमेज है? हाँ है ना, 0 का प्री इमेज 0 है। तो सभी का तो प्री इमेज है, ऐसा कोई भी नहीं है। देखो ये वाला और इसके पहले मैंने जो एग्जाम्पल दिया, ये दोनों एग्जाम्पल में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। यहाँ मैंने 2 रखा था, यहाँ पर बस मैंने 2 हटा दिया, बाकी अगर देखा जाए तो सेम है। देख लो, जो भी पेयर्स बने हुए सेम बने हुए, एक्सेप्ट यहाँ पर
ये देखो ये जो पेयर यहाँ बना है -2 4 -1 1 0 0 1 1 2 4 सेम बना हुआ है। यहाँ पर भी -2 -1 0 1 2, यहाँ पर लिया 0, बस यहाँ 2 लिया था, यहाँ नहीं लिया था। तब अगर ये इंटू होगा तो ये भी थोड़ी ना इंटू हो सकता है, पॉसिबल नहीं। तो जो भी हो ये इंटू तो होगा नहीं, ये हमारा हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन इसीलिए हो जाएगा क्योंकि सभी के जो है जोड़ीदार है। ठीक है, मतलब सभी आउटपुट के कोई ना कोई जोड़ीदार है, मतलब कोई भी सिंगल नहीं है। ठीक है, सभी बोल सकते हैं रिलेशन में है। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो, सब कोई भी सिंगल नहीं है। देख लो अगर सिंगल होता है तो इनटू होगा, ये तो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन का फिर क्या रिलेशन होगा? जो रेंज का वैल्यू, अगर कोई पूछे कि इसमें रेंज क्या है, रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट सेट में जो भी आए तो आउटपुट में क्या आएगा, 4 1 0 1 4 तो रिपीट नहीं होगा, 4 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो वही है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा, क्योंकि वैसे भी ऑन टू में तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन ही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी समझ के अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का एग्जाम्पल 4 जो है, ये जो ऑन टू इन टू मेनी टू वन, ये चीजों को समझने में काम आएगा। बाकी ये डेफिनेशन किसी काम का है नहीं, मतलब एग्जाम पर्पस में अगर देखो तो डेफिनेशन कोई लिखने देगा नहीं कि तुम लोगों को डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है इफ in a function the value of image remain constant for any value of pre-image। अगेन डेफिनेशन का वैसा कोई है नहीं है, बस समझने के लिए यहाँ पर एक चीज होता है, सेम आउटपुट, ये आउटपुट लिखा है मैंने, फॉर एनी इनपुट, ये चीज सेटिस्फाई होता है। ठीक है, सेम आउटपुट फॉर एनी इनपुट ये होता है। ठीक है, और ये डेफिनेशन अब हम लोग समझते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते तो समझ में आ जाए। सपोज एफ ऑफ एक्स है 20। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 कितना होगा, अगर हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है जिसमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मेरा 20 है, अब मुझे इनपुट देने बोल रहा है एक्स की जगह 1। ठीक है, तो मेरा आउटपुट कितना आएगा? हाँ, और मैं आंसर दिए 20, ठीक बोले, 20 होगा, क्योंकि देखो ये इतना बड़ा यहाँ पर मैंने पूरा ब्रैकेट डाल के लिखा हुआ है कि सेम आउटपुट फॉर एनी इनपुट, कोई भी इनपुट दे दो सेम आउटपुट होगा। अब इसका लॉजिक क्या है, सिंपल सा बात है, हम लोग जब इनपुट देते हैं तो दोनों साइड देते, इधर 1 देंगे तो इधर भी 1 देना चाहिए, बट इधर 1 देने का कोई प्लेस तो है नहीं, मतलब यहाँ तो एक्स रिलेटेड कुछ फंक्शन में एक्स रिलेटेड डेटा है नहीं। अब एक्स को अगर इधर पुट करने का जगह ही नहीं है तो 20 जैसा है वैसा ही रह जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यही हुआ कंसेप्ट कि सेम आउटपुट, कोई भी इनपुट दे दो, आउटपुट मेरा 20 आने वाला है इस फंक्शन के केस में। अच्छा, जैसे मैंने दे दिया -2, तो बोलो कितना आंसर आए, मैंने इनपुट डाल दिया एफ ऑफ -2, तो कितना आंसर आए? 20। 20 आए। ठीक है, थोड़ी ना कोई चेंजेस होने वाला है, क्योंकि इधर एक्स पुट कर पाएंगे, इधर एक्स पुट करने का तो कोई जगह है नहीं, तो 20 में तो कुछ हम लोग एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे, तो 20 जैसा है वैसा रहेगा। अगर किसी में कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं तो वो जैसा है वैसा रहेगा। तो यहाँ पर वही बोला है, इफ इन ए फंक्शन द वैल्यू ऑफ इमेज रिमेन कांस्टेंट, इमेज का मतलब होता है आउटपुट, तो आउटपुट अगर कांस्टेंट हुआ फॉर एनी वैल्यू ऑफ प्री इमेज, प्री इमेज का मतलब होता है इनपुट। ठीक है, इनपुट का जो भी वैल्यू डालो, आउटपुट अगर मेरा जैसा था वैसा ही रहेगा, जैसा मेरे मेन फंक्शन में दिया हुआ था वैसा ही रहेगा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब ये कांस्टेंट फंक्शन जो है ये कैसा फंक्शन होता है, अब मतलब 1 1 होगा कि मेनी टू 1 होगा, क्या लगता है तुम लोग? दिमाग लगाओ, बोलो 1 to 1 होगा कि मेनी टू 1 होगा? Many to one। हाँ, मेनी टू 1 होगा। देखिए हमने इसमें आंसर दिए।
मेनी टू वन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर इससे ही हम फंक्शन सेट बनाते हैं तो यहाँ पर इनपुट पहले वाले केस में 120, ठीक है, दूसरे वाले केस में मेरा कितना हो जाएगा -220 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। मतलब आउटपुट में मेरा 20 दिखेगा इधर। अब इसको अगर हम लोग ऐसे करके बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इनपुट में लिखेंगे 1 - 2, आउटपुट में मुझे क्या लिखना है, बस 20 लिखना है। अब अगर इसका मैपिंग करेंगे तो 1 के लिए 20, -2 के लिए 20, जो भी आएगा ऐसे ही जाएगा। मतलब एक आउटपुट का एक से ज्यादा इनपुट हमेशा ही होगा। मतलब इधर तो बस 20 रहेगा, ये इधर वाले सेट में वैल्यूज बढ़ सकता है, जितना वैल्यूज हम लोग लिखेंगे। तो एक आउटपुट और अनेक उसका इनपुट, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी टू वन। वन वन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और फंक्शन तो दो ही होता है, या तो 1 to 1 या तो मेनी टू वन। 1 to 1 तो हो ही नहीं सकता। 1 to 1 का मतलब एक इनपुट उसके लिए पर्टिकुलर एक आउटपुट, एक इनपुट उसके लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट। तो आउटपुट तो पर्टिकुलर हो ही नहीं रहा है, आउटपुट तो मेरा रिपीट कर जा रहा है खुद को, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कॉन्स्टेंट फंक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन का मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट, टू फंक्शन, two functions f and g are said to be equal if f इक्वल टू g, ठीक है। तो इक्वल फंक्शन के लिए हमें दो फंक्शन तो चाहिए, नहीं तो हम लोग इक्वल बताने के लिए तो हमें दो एलिमेंट चाहिए होता है ना। मतलब मिनिमम दो, मैक्सिमम दो से ज्यादा भी हो सकता है कि एफ जी एंड और कुछ लिख दिया कि ये सब इक्वल है, लेकिन हम मेनली दो फंक्शन का ही बात हो रहा है। तो दो फंक्शन एफ और जी को इक्वल बोलेंगे अगर एफ और जी इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब इफ दे have same domain and they satisfy the condition f of x equal to g of x for all x, ठीक है। समझाते हैं क्या होगा इसका मतलब। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया जो कि है ए टू बी, फंक्शन एफ लिया, एक फंक्शन जी लिया। नॉर्मली फंक्शन को एफ से डिफाइन करते हैं, अब दो जब हो जाएगा तो एफ से हमें कुछ दूसरा भी तो सोचना पड़ेगा ना, एफ फॉर फंक्शन। बट अगर मुझे दो फंक्शन है तो एक एफ एक जी हो सकता है। हम लोगों ने ऐसा काफी सारा क्वेश्चन भी किया था, फंक्शन ऑफ फंक्शन जहां पर जी का यूज हुआ है, ठीक है। तो जी भी यूज होता है। तो अब ये फंक्शन मान लेते हैं पी टू क्यू सेट में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन सेट कौन सा है ये बताओ, और यहाँ पर भी बताओ डोमेन सेट कौन सा है। डोमेन सेट का मतलब लास्ट क्लास में बताया था, तो मुझे बोलो इसमें डोमेन सेट कौन सा है, ए या बी, और इसमें डोमेन सेट कौन सा है, पी या क्यू? आंसर से ए, ठीक है। इसमें और इसमें पी, हाँ ठीक है, इसमें पी। क्योंकि डोमेन सेट का मतलब होता है इनपुट सेट। ए टू बी में ए पहला होता है उसे इनपुट, और पी टू क्यू में पी पहला है तो उसे इनपुट बोलेंगे, तो ये इनपुट सेट हो गया। अच्छा, तो देखो टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल, इसको इक्वल तब बोलेंगे अगर एफ और जी बराबर होगा, ये तो नॉर्मल हो गया। फिर बोल रहा है इफ दे हैव सेम डोमेन, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब ए और पी का वैल्यू बराबर होना चाहिए, नाम भले ही अलग अलग हो लेकिन सेम डोमेन होना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये चीज सेटिस्फाई होगा। तो अब हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने लिया 2x, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया जी ऑफ एक्स इक्वल टू 8x/4। अच्छा, अब यहाँ पर हम दे रहे हैं इनपुट 4, ठीक है। तो मुझे बोला आउटपुट क्या मिलेगा? आंसर दिए 8, हाँ ठीक है।
तो 2 into 4 नॉर्मल सा बात है, ये 8 होगा। और यहाँ पर भी हम लोग 4 ही देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, डोमेन को बराबर करना है ना। तो इधर अगर इन डोमेन मतलब क्या होता है, इनपुट, तो अगर मैंने इनपुट यहाँ पर 4 दिया है तो यहाँ भी मुझे 4 ही देना पड़ेगा। तो मुझे बोलो कि फिर यहाँ पर 4 देने से यहाँ कितना आएगा, बोलो। इसका आंसर कितना है? 8. 8 आएगा, सही बात आंसर 8 into 4 है। ऑन निशा ठीक आंसर दीजिए, 8। ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो हमारा डोमेन क्या हुआ इस केस में, हमारा डोमेन कितना हुआ इस केस में, हमारा डोमेन हुआ 4, इस केस में भी हमारा डोमेन हुआ 4। तो 4 = 4 मतलब ए और पी बराबर हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, दो फंक्शन इक्वल फंक्शन तब होता है अगर उनका सेम डोमेन है एंड दे सेटिस्फाई द कंडीशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। मतलब एक्स का जो भी वैल्यू ले लो, मतलब बेसिकली इनपुट जो भी ले लो, उसमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन में भी जो आउटपुट आना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन में भी वही आउटपुट आना है। तो बेसिकली क्या क्या कंडीशन फॉलो होगा देख लो, डोमेन इक्वल होना चाहिए, ठीक है, डोमेन सेट इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ 4 दिया, जैसे कुछ और ले लेते, जैसे हम यहाँ पर ले लेते -2, तो यहाँ -2 लेने से कितना होगा, 2 × -2 -4 हो जाएगा। यहाँ पर ले लो g ऑफ -2, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। ये 2 × 8 16 और ये हो जाएगा -4। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डोमेन में क्या क्या है, यहाँ पर डोमेन में अभी तक मुझे दिखा 4 और -2, यहाँ पर भी डोमेन देख लो क्या है, डोमेन में है 4 और -2, ठीक है। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है, मतलब जो आउटपुट है, वो हम लोग का क्या आया, आउटपुट में हम लोग का जितना आया, एक बार 8 आया है और एक बार हम लोग का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -4 आया। सेम यहाँ पर भी एक बार जी ऑफ एक्स का वैल्यू 8 आया है और एक बार जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक बार -4 आया, ठीक है। तो देखो सारी चीज सेटिस्फाई हो गई। दो फंक्शन एफ और जी, इनको हम लोग तभी इक्वल बोलेंगे अगर उनका सेम डोमेन है और उस डोमेन से जो आंसर आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है वो भी सेम होगा, चाहे कोई भी एक्स ले लो, मतलब कोई भी इनपुट ले लो, दोनों फंक्शन का आंसर सेम होगा, ठीक है। और इनपुट भी जो है वो हमारा सेम होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये इक्वल फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन और इक्वल फंक्शन जो है, इसका ये मतलब होता है, कांस्टेंट एंड इक्वल। नेक्स्ट हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन, जो कि करवाया है मैंने, लेकिन मैंने बोला था बाद में एक बार डिटेल्स में बोलेंगे, तो वो बता देते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन, देखो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स अगर मेरा 2x + 3 है और जी ऑफ एक्स अगर मेरा 3x है, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 कितना होगा, बोलो, एफ ऑफ 2 मतलब अगर हम लोग इनपुट 2 ले रहे हैं तो वो कैसे काम करेगा, इधर भी इंटू 2 हो जाएगा, एक्स के जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये पता है हम लोग को। अगर हम एफ ऑफ ए लिख रहे हैं तो कितना आएगा बताओ, अगर इनपुट ए दिया है तो कितना आंसर आएगा, 2a + 3. 2a + 3 हो जाएगा। अगर हम एफ ऑफ 5a लिख रहे हैं तो कितना आएगा, 2 × 5a + 3 यानी कितना हो जाएगा, 10a + 3। बेसिकली जब भी इनपुट देते हैं तो दोनों साइड उसका अप्लाई करते हैं। अच्छा, जी ऑफ 4 कितना आएगा, 12, ठीक है। अच्छा, जी ऑफ अगर ए लेते हैं तो कितना आंसर आएगा, और जी ऑफ 3a लेते हैं तो कितना आएगा, 3a. इससे 3a, ठीक है, ये वाला 3a, और इसके बाद वाला 3a देने से 9a. 9 होगी। ठीक है, सर हम इसे बन सकते हैं 9, ठीक है, ये हो जाएगा 9। अच्छा, अब
ये किस बेसिस पे हुआ देखो, अगर हम लोग इधर 4 इनपुट दे रहे हैं तो इधर भी 4 दे रहे हैं, इस बेसिस पे हुआ। अच्छा अब अगर मुझे बोले जैसे कि क्वेश्चन में बोलता है एफ ऑफ, ये ऐसे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर मुझे इसी फंक्शन में एफ ऑफ जी एक्स करना है, ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो, मुझे क्या बोला जा रहा है, मुझे ये बोला जा रहा है एफ फंक्शन के अंदर जी ऑफ एक्स को एज ए इनपुट दो। तो अगर एफ फंक्शन के अंदर हम जी ऑफ एक्स को इनपुट देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ये तो हम लोग कर चुके हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, और अभी तो फिर से समझाया। अगर एफ के अंदर इनपुट 2 दिया था, ए दिया था 5 है, उसके जगह जी ऑफ एक्स देंगे तो कितना आंसर? अच्छा ठीक है, सामने से लिखिए 6x+3। ओवरऑल पूरे 6x+3, ठीक है जी। देखो सीधा सा बात है, अगर एफ में इनपुट हम gx देंगे इधर, ठीक है, तो मुझे इधर भी देना पड़ेगा। ये कॉम्पोजिट फंक्शन लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग इस पे क्वेश्चन सारा कर चुके हैं, ये तो हम जस्ट समझा रहे हैं। तो ये आ जाएगा, ठीक है, और वैसे भी अभी समझा, इधर इनपुट देंगे तो इधर भी सेम होगा, वही चीज तो सिखाया इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब जी ऑफ एक्स का वैल्यू पता है 3x है, तो 2 × 3x+3, तो ये हो जाएगा 6x+3। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन निकल के आया, ठीक है। अब अगर हमें ऐसे दे दे क्वेश्चन में जी और ऐसे एक ओ लगा के एफ, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या बताएंगे, इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब बोलो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा? अगर मुझे इसका मतलब है जी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इनपुट देने को रहा है, तो ओवरऑल आंसर मेरा क्या निकल के आएगा? 6x+3. हाँ 3 तो होगा, 6x ठीक है, बट 3 होगा। बोलो क्या आंसर होगा? और नहीं सुन यदि बोल रहे तो बोलो, मना मतलब आंसर तो 6x+9. 6x+9 है, हमेशा आंसर दीजिए, 6x+9 होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ऐसी सिंपल सा बात है, इसमें गलत तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतना भी कुछ टफ नहीं है। एफ ऑफ एक्स यहाँ इनपुट देना है, ठीक है। तो अगर जी में हम एफ ऑफ एक्स इनपुट देंगे तो इधर भी हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, 2x+3, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई होता है, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन रूल से, ये 6x और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए। तो ये होता है कॉम्पोजिट फंक्शन, या फिर हम लोग इसे कंबाइन फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर ये समझ में आ गया, मैंने तो बहुत सारा क्वेश्चंस जो है यहाँ से करवाया था, बहुत सारा नहीं, जितना था हम लोग का, ठीक है, मतलब जो एक्सरसाइज में। अब फिर भी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये मुझे करके बताओ कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल 7x+5 है और जी ऑफ एक्स का वैल्यू है x² + 1, देन एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, ये दोनों का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना। थोड़ा पानी पी लेते, कैलकुलेट करके बताओ। Then f of g 7x² + 12. 7x² + 12. है, ठीक है।
G of f হচ্ছে 49 square plus 26. এটা ঠিক 49 x স্কয়ার প্লাস মিডিলে 70 প্লাস 70 x আছে মানে 70 x হবে না अन्य आंसर दे 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 देना अच्छा ठीक है ठीक है देखो तो अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ठीक है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ठीक है तो इसका मतलब एफ में मुझे जी ऑफ एक्स इनपुट देना है तो एफ फंक्शन क्या है एफ फंक्शन है कुछ इस तरीके के ठीक है अच्छा इसमें अगर हम जी ऑफ एक्स देंगे तो इधर भी मुझे जी ऑफ एक्स देना पड़ेगा अब जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 अब इसको कैलकुलेट करो 7x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 ठीक है तो कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 12 जो आंसर जो है मुझे सही मिला ठीक है इसके बाद अगर g ऑफ एफ बोल रहा है तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स ठीक है तो अब g g फंक्शन में मुझे एफ ऑफ एक्स इनपुट देना है तो मुझे पहले g फंक्शन ढूंढना पड़ेगा ठीक है तो g फंक्शन क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अगर मुझे यहाँ पर इनपुट एफ ऑफ एक्स देना है तो दोनों साइड में ही तो देना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर हम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स का क्या होगा यही चीज गलत कर रहे हो एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स लिखा तो फिर एफ ऑफ एक्स का क्या लिखना पड़ेगा Square. होल स्क्वायर प्लस 1 ठीक है अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है वो लिखेंगे 7x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर ठीक है प्लस 1 तो अब ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये दो सिर्फ ये और ये स्क्वायर करने से थोड़ी ना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये तो एल्जेब्रा का मेन बात है ना इसको हम लोग थोड़ी ना ऐसे कर सकते हैं 7x का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर ऐसे थोड़ी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 2 10 10 इंटू 7 70x प्लस 25 प्लस 1 तो ओवरऑल हो जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 26 ये आंसर अच्छा जो भी हो बोलो समझ में आ गया Yes. तो इसका मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन ऐसे होता है अगर एफ ऑफ जी बोला है तो इसका मतलब होता है ऐसे ऐसे भी दे सकता है या फिर हम लोग इसको अपने हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होता है और अगर हमें ऐसे दे दिया तो इसका मतलब ऐसे होता है ये हो गया हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन ठीक है अच्छा नेक्स्ट बाकी कॉम्पोजिट फंक्शन का हम लोग का जो मैथ में क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके हैं इसीलिए हम उस पर और ज्यादा ये नहीं कर रहे क्योंकि जितने सारे कॉम्पोजिट फंक्शन था वो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन ठीक है इनवर्स फंक्शन कैसे करके फाइंड आउट होगा चलो
तो अभी जो स्टेप्स लिखेंगे वो फॉलो करना है जब भी हमें इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सबसे पहले राइट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ फाइव। स्टेप 2, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन इन स्टेप 1। हम समझा देंगे, अभी जैसा लिख रहे हैं वैसा लिख लेना है। स्टेप 3, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। इंटरचेंज एक्स एंड वाई। तो इसको हम पहले एग्जांपल से समझाएंगे, तभी ये चीज समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है 3x+1। ठीक है, हमें निकालने बोला है कि इनवर्स फंक्शन निकालना है। मतलब हमें निकालना है ए इनवर्स एक्स। इनवर्स फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो जो भी स्टेप्स हमें फॉलो करने बोले हम लोग वो स्टेप फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 में बोला है राइट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वाई। तो y के फॉर्म में लिखना है। तो अगर तुम लोग को याद है, मैंने बोला था कि एफ ऑफ एक्स तुम लोग y भी बोल सकते हैं, कहीं शायद लिख के दिखाया भी था, बट अभी वो ढूंढेंगे तो मुझे मिलेगा कि नहीं पता नहीं, टाइम लगेगा देखने में। लेकिन एफ ऑफ एक्स क्यों y होता है ये भी मैंने बोला था, क्योंकि हमारा आउटपुट जो है वो y होता है। ठीक है, तो आउटपुट को y से डिनोट करते हैं, इनपुट को x से डिनोट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू निकल के आता है वो तो आउटपुट बताता है हमें, तो इसीलिए ये हम लोग y बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको बोलेंगे y इक्वल टू 3x+1। तो इसी को बोला गया है कि राइट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y। पहले फंक्शन को y के फॉर्म में लिखो, अगर क्वेश्चन में y के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छा बात है। अब बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन इन स्टेप 1। स्टेप 1 में जो भी इक्वेशन बना उससे x का वैल्यू फाइंड आउट करो। मतलब ऐसे लिखना है, इधर 3x+1 करके y कर दिया, इधर लिखा 3x इक्वल टू y-1, इधर लिख दिया x इक्वल टू y-1/3। मतलब बेसिकली क्या करना है हमें, इस इक्वेशंस को, जो इक्वेशन को हम लोगों ने y के फॉर्म में लिखा वहां से हम लोग को x इक्वल टू बाकी सारे वैल्यू, एक साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x रहेगा, सॉरी राइट हैंड साइड में हमारा x रहेगा, और बाकी जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक साइड x बेसिकली और बाकी सारा डेटा इधर होगा, x रिलेटेड डेटा इधर, इसलिए इन द फॉर्म ऑफ x लिखने के लिए बोला गया। अब इंटरचेंज करना है x और y को, मतलब x के जगह y लिखो, y के जगह x। मतलब ये x के जगह मुझे y लिखना है और ये y की जगह मुझे x लिखना है। जहां जहां x रहेगा वहां y, जहां जहां y रहेगा वहां x लिखना है। तो ये आंसर आ गया, ये y इक्वल टू x-1/3। इसी को हम लोग बोलेंगे इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन हो गया x-1/3, यही होगा इनवर्स फंक्शन, इसको इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। और इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा तुम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये 3 स्टेप्स कैलकुलेशंस याद रखना है कि किस तरीके से हम लोग इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी डिटेल्स में समझाते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल से समझाते हैं इनवर्स फंक्शन को दूसरे एक तरीके से। जैसे मैंने ए सेट में ले लिया 2, 5, 9 और 11। ठीक है, बी सेट में मैंने ले लिया 7, 7, 16, 28 और 34। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैपिंग करके दिखाएंगे तुम लोग को। मैपिंग में मुझे इनपुट में लेना है 2, 5, 9 और 11, और आउटपुट में क्या लेना है, यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे कलर से लिख रहे हैं 2, 5, 9 और 11। ठीक है, और आउटपुट में क्या क्या लेंगे, आउटपुट में है 7, 16, 28 और 34। ठीक है, तो ये कौन सा सेट हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ए सेट। ठीक है, ये कौन सा सेट हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे बी सेट। अब इसमें मैपिंग करेंगे, तो मैपिंग के लिए एक रिलेशन होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शन सेट। फंक्शन सेट होना चाहिए ना, तो फंक्शन क्या है, ए टू बी। ठीक है, फंक्शन है ए टू बी, ए से बी में रिलेशन, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x+1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है 3x+1, यही वाला। ठीक है, 3x+1। अच्छा अब मुझे बोलो कि अगर हम यहाँ पर 2 इनपुट देंगे तो मेरा आउटपुट कौन सा होगा, मतलब किसके साथ मैपिंग करें, जो आउटपुट होगा उसी के साथ करेंगे ना। तो 2 को किसके साथ मैप करें, 7. हाँ 2 का मैपिंग 7 के साथ होगा। आंसर दिए से देखेंगे, है 7।
अच्छा, अब बाकी भी बोलते जाओ, कौन सा इनपुट के साथ क्या आउटपुट जो है मैपिंग होगा। 5 देने से, 5 6 हाँ 5 16, उसके बाद 9 9 देने, 28 हाँ 34। हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब ये क्या हो गया, इफ सच दैट ए टू बी हो गया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसका इनवर्स फंक्शन अभी अभी निकाला मैंने, बोलो ये सेम एग्जांपल लिया मैंने, ये ऊपर का जो एग्जांपल है उसी का ये देखो, ये करके आना है एग्जाम में, लेकिन ये समझाने के लिए मैपिंग से समझ में आसानी से आएगा ना, तो वो हम बोल रहे हैं। तो इनवर्स फंक्शन का आंसर क्या हुआ, हम लोग का इनवर्स फंक्शन का आंसर क्या हुआ, 3x+1 का आंसर क्या हुआ, ये वाला। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का आंसर हुआ, एफ इनवर्स एक्स का आंसर हुआ हम लोग का x-1/3। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करेंगे देखो, यहां पर हम और एक मैपिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, सर्कल। ठीक है, अब इस फंक्शन में इनपुट देने से क्या आउटपुट आएगा वो हमें देखना है। तो इनवर्स फंक्शन में कैसे हमें इस चीज को समझना है, देखो हम पहले यहाँ लिखते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। अब मुझे कौन सा रिलेशन बताना है, एफ इनवर्स बी टू ए हो जाएगा। जब इनवर्स फंक्शन होगा तो वो बी टू, इनवर्स का मतलब उल्टा हो जाएगा ना, मतलब जो एफ काम कर रहा है उसका उल्टा। ठीक है, इनवर्स का मतलब, तो एफ को एफ इनवर्स लिखेंगे और ए टू बी को बी टू ए लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ए टू बी में ए इनपुट है और बी आउटपुट है, तो बी टू ए में बी इनपुट है और ए हम लोग का क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो ए सेट अब इधर बनेगा। ठीक है, मतलब अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इधर से ये कट कर दो। ठीक है, मतलब ये समझाने के लिए, हम तो ऐसे करेंगे तो मेरा हट जाएगा, तुम लोग काटो मत। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब इसको सेपरेटली भी दिखा सकते हैं, हम इसी के साथ इसको दिखा रहे हैं। अब हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, इस चीज को, तो इनवर्स फंक्शन। अब इसका मतलब बी टू ए का मतलब बी मेरा इनपुट है तो ए मेरा आउटपुट होगा। तो बोलो, अगर हम बी इनपुट डालते हैं तो ए आउटपुट में सबसे पहले मुझे क्या मिलने वाला है, इनवर्स फंक्शन में देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे इनवर्स फंक्शन यूज करना है, मतलब x-1/3। तो उसमें अगर ये सब इनपुट जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा। 2। हाँ, पहले वाले केस में 2 आएगा। कैसे, ये देखो सिंपल सा बात है, एक्स में मुझे 7 देना है तो 7-1/3 यानी कि 2 आ जाएगा। इस तरीके से बाकी बताओ, 16 देने से कितना आएगा। 5 9 हम्म 11। 5 9 और 11 आ गया। ठीक है, तो अब इसका मैपिंग को हम एड ऑन कर लेते हैं, मतलब मैपिंग को दिखाते हैं। तो 7 देने से 2 आ गया। ठीक है, 16 देने पे 5 आ गया, 28 देने पे 9 आ गया और 34 देने पे 11 आ गया। ठीक है, ओ सॉरी, उल्टा लगा दिया देखो, 7 देने पे 2, हाँ ठीक ही तो किया है, 7 देने पे 2 आएगा, 16 देने पे 5 आएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ही लिखा है। एक्चुअली यहाँ लिखा नहीं है तो मुझे लगा कि हम गलत लाइन लगा दी, नहीं ठीक है। 34 देने से हम लोग का 11 आएगा, मतलब इसको अगर एक बार लिख लेते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर हम लोग 16 देते हैं तो ये 16-1/3 यानी ये 5 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देते हैं 28, तो 28-1/3 तो ये 9 आ जाएगा। और अगर हम लोग दे देते हैं 34 तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये बन गया। अब ये इनवर्स फंक्शन कैसे हुआ देख लो, सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग 2 इनपुट देने से 7 मिल रहा था। ठीक है, बात समझो, 2 इनपुट देने से 7 मिल रहा था, अब 7 इनपुट देने से जो है हमें 2 आउटपुट मिल रहा था। मतलब पहले जो मेरा इनपुट सेट था वो मेरा आउटपुट सेट हो गया। ठीक है, और जो पहले मेरा आउटपुट था वो मेरा इनपुट हो गया, मतलब इनपुट और आउटपुट में इंटरचेंज हो गया। वही तो हम लोग यहाँ पर जब कर रहे हैं कैलकुलेटिव वे में, तब भी तो वही कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है इनवर्स फंक्शन का सिस्टम, कि इनवर्स फंक्शन में ऐसे होता है। ठीक है, मतलब इनपुट सेट आउटपुट सेट हो जाएगा, आउटपुट सेट इनपुट सेट हो जाएगा। मेन फंक्शन का उल्टा, तो मेन फंक्शन में जो इनपुट था इनवर्स फंक्शन में वो आउटपुट हो जाएगा, और मेन फंक्शन में जो आउटपुट था इनवर्स फंक्शन में वही इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब हम इनवर्स फंक्शन का एक डेफिनेशन जो है वो बता देते हैं। इनवर्स फंक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे, इफ ए फंक्शन एफ इज defined from A to B
सच दैट अगर कोई एक फंक्शन ए टू बी से डिफाइन हो रहा है, जैसे ये वाला, ठीक है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल करवा दिया ताकि डेफिनेशन समझ में आ जाए। फिर यहाँ पर फॉर प्री इमेज का मतलब होता है इनपुट, है ना। फॉर प्री इमेज एक्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, अगर एक फंक्शन है ए टू बी तो बोल रहा है फॉर प्रीमेज एक्स, जो प्रीमेज एक्स है, ठीक है, प्रीमेज एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स और वाई, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा या फिर वाई का। तो देखो ये जो 2 दे के 7 आया, 5 दे के 16 आया, तो वो हम लोगों ने कैसे निकाला, एफ ऑफ एक्स में वैल्यू दिया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स में 2 डाला तो 7 आ गया, 5 दिया तो फिर 16 आया, 9 दिया तो 28 आया। तो वही बोल रहा है प्रीमेज एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, मतलब प्रीमेज जो एक्स है उसका वैल्यू निकल के आता है एफ ऑफ एक्स का आंसर या फिर वाई। नाउ इफ ऑल मेक फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए such that gives x, ठीक है, अब बोल रहा है कि ऑल मेक फंक्शन डिफाइन फ्रॉम बी टू ए, तो अगर हम लोग बी टू ए फंक्शन को डिफाइन कर पा रहे, जैसे ये वाला एग्जांपल बी टू ए, ठीक है, मतलब क्या है कि एफ ऑफ वाई गिव्स एक्स, एफ ऑफ वाई जो है वो मुझे एक्स देगा, मतलब अब जो फंक्शन है उसका कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें एक्स मिलेगा, मतलब सीधा बात है, ये हमें क्या मिला 2 5 9 11, ठीक है, तो ये क्या था, ये पहले एक्स था, अभी ये एक्स हो गया, ठीक है, तो ये हमें एक्स दे रहा है, मतलब वही इनपुट आउटपुट में इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। then this another function is then this another function is inverse of f, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ f बोलेंगे, denoted by f inverse, it is applicable only for bijection फंक्शन, ठीक है, तब मैंने बोला था ना कि बाइजेक्शन फंक्शन क्या होता है, कि दो पर्टिकुलर जो फंक्शन है ऑन टू और इनटू मिल, अगर कोई फंक्शन ऑन टू भी है इनटू भी है तो वो बाइजेक्शन होता है, तो इनवर्स फंक्शन बाइजेक्शन होता है, इस पॉइंट को समझना मेन है, ठीक है, वो हम बताते हैं इन ये जो है कि बाइजेक्शन फंक्शन कैसे को वो थोड़ा सा बता देते। बाकी देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैंने जो यहाँ पर समझा है वही चीज लिखा हुआ है, बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन है ए टू बी, जैसे ये वाला देख लो ए टू बी, ठीक है, उसके जितने भी प्रीमेज है, ठीक है, फॉर प्रीमेज एक्स ये तो एक्स है, तो बोल रहे वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ, तो उसका जो वैल्यू निकलेगा वही मेरा एफ ऑफ एक्स या फिर वाई का आंसर होगा। फिर बोल रहे नाउ इफ ऑल मेक फंक्शन डिफाइन फ्रॉम बी टू ए, अगर हम लोग बी से ए को भी अगर डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई सिचुएशन जनरेट होता है, और सच दैट एफ ऑफ वाई गिव्स एक्स, और ये जो एफ ऑफ वाई है ये मुझे एक्स देगा, तो अभी अभी यहाँ पर एक्स लिखा था तो एफ ऑफ वाई मुझे एक्स दे रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, then this another function is inverse of f, तो इसे इन दोनों को क्या बोलेंगे, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, तो ये जो दूसरा वाला फंक्शन है ये पहले वाले फंक्शन का इनवर्स कहलाएगा, ठीक है, और जिसे f टू द पावर -1 से डिफाइन किया जाएगा। अब बोल रहा है बाइजेक्शन फंक्शन जो है वही हमारा इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है, ये चीज बोल रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, बस ये लास्ट वाले पॉइंट को समझेंगे। एग्जाम्पल ए, यहाँ पर मैंने लिया 2 5 9 और 11, यहाँ पर ले लेते हैं 7 16 28 और 30, ठीक है, फंक्शन सच दैट ए टू बी, ठीक है, तो ए इनपुट और बी आउटपुट होगा, और एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया 3x+1, ठीक है, तो 3x+1 लिया। अब यहाँ पर हम ऐसे बना लेते हैं मैपिंग के लिए, 3 सर्कल,
तो सबसे पहले यहाँ पर 2, 5, 9 और 11 लिखेंगे। 2, 5, 9 और 11, ठीक है। तो 2, 5, 9, 11 देने से क्या होगा, ये पहले भी किया हुआ है तो हम जस्ट यहाँ से देख देख के पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 7, 16, 28 और 34, ठीक है। और ये ऐसे हो जाएगा मैपिंग, 2 का 7, ठीक है, 5 का 16, 9 का 28 और 11 का 34। तो मैंने सेम एग्जांपल से ही समझाने का सोचा है। तो ये हम लोग का फंक्शन है। अब ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। अब ये कौन सा बन जाएगा, अगर ये ए बन जाता है, मतलब यहाँ पर अगर इनवर्स फंक्शन में हमारा 2, 5, 9 और 11 आएगा तो वो इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। तो देखो ये आ जाएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी ये किया हुआ है तो इसको मैंने लिख लिया। तो ये हम लोग का ऐसे बनेगा, ठीक है। अब बाइजेक्शन वाला समझाने के लिए करें, ये एफ 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 और एफ है, ये सब बोल सकते हैं एफ इनवर्स, ठीक है। ये एफ इनवर्स हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे एफ सच दैट ए टू बी, और इसको हम लोग बोलेंगे एफ इनवर्स सच दैट बी टू, ठीक है। इस तरीके से रीड किया जाएगा। तो अगर एग्जाम में इस तरीके का कोई ड्रॉ देके क्वेश्चन दिया तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें बोला था ये बाइजेक्शन, तो बाइजेक्शन कब होता है, तो देखो क्या लिखवाया मैंने। बाइजेक्शन का कब, बाइजेक्शन का मैंने रूल्स क्या लिखवाया, यही पर है। 1 to 1 और ऑन टू, ये दोनों चीज होगा तो बाइजेक्शन होगा, ठीक है। 1 to 1, 1 to 1, 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो 1 to 1 देख लो, 1 to 1 हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल 1 to 1 हो रहा है। एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, एक इनपुट के लिए मतलब 2 के लिए 7, 5 के लिए 16, 9 के लिए 28, 11 के लिए 34। सेम तरीके से इनवर्स वाला भी देख लो, 7 के लिए 2, 16 के लिए 5, 28 के लिए 9 और 34 के लिए 11, ठीक है। तो 1 1 तो हो गया, और क्या चाहिए, ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या था, देखो एक बार याद कर लो, ऑन टू का मतलब क्या था, ऑन टू फंक्शन का मतलब था जो एक भी मतलब सिंगल कोई नहीं है, ठीक है, सभी पेयर्स में है, ठीक है, सभी आउटपुट जो है पेयर्स में है, सिंगल कोई नहीं है, तो वो ऑन टू होता है। तो सभी आउटपुट का क्या पेयर बना हुआ है देख लो इस एग्जाम्पल में। हाँ, सभी आउटपुट का पेयर बना हुआ है। 7 का 2 के साथ पेयरिंग होगा, 16 का 5 के साथ, 28 9 के साथ, 34 का 11 के साथ। इधर से अगर देखें 2 का 7 के साथ, 5 का 16 के साथ, 9 का 28 के साथ और 11 का 34 के साथ, ठीक है। तो ये फंक्शन हम लोग का क्या हो गया, ये फंक्शन हम लोग का 1 to 1 भी है, ठीक है, और ऑन टू भी, ठीक है, 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अगर कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन है तो वो बाइजेक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है। और बाइजेक्टिव होने के लिए यहाँ पर लिखा था ऑन टू होना चाहिए और 1 to 1, ठीक है, ऑन टू और 1 to 1। तो ये हो गया बाइजेक्टिव। और ये जो मैंने अभी बनाया ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेके इसको क्रॉस चेक करते हैं, मतलब कब नहीं होगा उसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने ए में ले लिया 2, 3, 5 और 7, ठीक है। और बी में मैंने ले लिया है 10, 15, 25, 35 और 40, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया है 5x, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल बनाते हैं पहले, 3 सर्कल ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये ए, ये बी, फिर से ये ए होना चाहिए। तो अगर हम लोग पहले ये एफ ऑफ एक्स में 2 देते हैं, 2, 3, 5, 7, तो बोलो कितना कितना आएगा, वही तो बी सेट को डिफाइन करेगा। बोलो 2 देने से कितना आएगा, तीन। हमने से बोले से 10, हाँ, देवस्मिता बोले से, ठीक है, बोलो सारा बोलते जाओ। 10, उसके बाद 3 देने से, 15, उसके बाद 25, और 7 देने से 35, 30। ठीक है। ए यहाँ पर ऐसे बन गया, 2 के लिए 10, 3 के लिए 15, 5 के लिए 25 और 7 के लिए 35, ठीक है। तो ये हमारा 1 to 1 हुआ, ठीक है, ये 1 to 1 हुआ, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 to 1, इन दोनों में रिलेशन, प्लस ये
ऑन टू भी हुआ, क्यों ऑन टू हुआ, क्योंकि एक भी हमारा सिंगल कोई नहीं बचा, ठीक है, तो ये ऑन टू भी हुआ। अब बी और ए में देखेंगे, मतलब इनवर्स फंक्शन में ये हो रहा है कि नहीं, तो पहले इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो इनवर्स फंक्शन का 3 स्टेप था। पहला स्टेप, हमें फंक्शन को वाई के फॉर्मेट में लिखना है, मतलब अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x है तो मुझे इसको लिखना है y इक्वल टू 5x। फिर मुझे एक साइड में x रखना है और एक साइड में बाकी सारा डेटा लिखना है, मतलब x इक्वल टू वाई बाई 5। फिर मुझे x और y में इंटरचेंज करना है, मतलब ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो मेरा इनवर्स फंक्शन ये बन गया, ठीक है। तो अब मुझे इनवर्स फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर पुट करना है तो मेरा आउटपुट में क्या आएगा, मतलब क्या पुट करेंगे, 10, 15, 25 और 35, ठीक है। मुझे x का वैल्यू अब क्या लेना है, अगर हम x का वैल्यू 10 लेंगे तो फिर मेरा आंसर कितना आएगा। 2, अब ऐसे, हाँ ऐसे करेंगे ना, 2, और 15 लेंगे तो कितना आएगा, 3, 25 लेंगे तो कितना आएगा, 5 और 7। 5 और 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो बना, ठीक है, यहाँ पर ये जो बना, तो अब देखो यहाँ पर 10 के लिए क्या आ गया, 2 आ गया, 15 के लिए क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है, और 25 के लिए क्या आ गया, 5, और 35 के लिए यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, बोला था कि फॉर प्री इमेज एक्स वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स और वाई, फॉर प्री इमेज एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स, और नाउ इफ ऑल मेक फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए सच दैट एफ ऑफ वाई गिव्स एक्स। तो एफ ऑफ वाई हमें एक्स दे, तो एफ ऑफ वाई क्या हमें एक्स दे रहा है, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 और 7। क्या मेरा एग्जाम्पल गलत हो गया, ये तो दे रहा है, मैंने क्या एग्जाम्पल गलत है, हाँ नहीं ठीक लिया, देखो। अब ये तो 1 1 और ऑन टू हुआ। अब यहाँ पर देख लो, ये ऑन टू नहीं हुआ था, लेकिन ठीक है, ये देखो तुम लोगों ने मुझे बोला नहीं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया। ये 1 to 1 तो हो रहा है, ए टू बी में रिलेशन 1 to 1 हो रहा है, बी टू ए में भी रिलेशन जो है 1 to 1 हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ऑन टू भी देखना पड़ेगा। तो ऑन टू का मतलब क्या था, ऑन टू का मतलब था कि सभी आउटपुट का क्या होना चाहिए, एक इनपुट होना चाहिए। तो देखो 7 का 2 था, ठीक है, 7, 16, 28, 34, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा आउटपुट है जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, बोलो कौन, 40, 40, ठीक है। तो अब ये क्या फंक्शन नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होगा, ये 1 to 1 तो हुआ बट ऑन टू नहीं हुआ। अब दोनों चीज अगर नहीं हुआ तो फिर ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है, ये फिर बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं कहलाएगा। तो बाइजेक्टिव को समझाने के लिए मैंने ये वाला चीज बता दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर जब हम लोग आउटपुट सेट लिखेंगे ना, ये देखो यहाँ पर मुझे 40 को भी लिख लेना चाहिए, भले ही इसका कोई मुझे प्रीमेज ना मिला हो, ठीक है, वो यहाँ पर 40 लिखना चाहिए था, तब जाके क्लियर हो जाता है कि ये ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ 40 लिखना भूल गए इस वजह से, क्योंकि मैंने क्या किया, इनपुट के अकॉर्डिंग तुम लोग को आउटपुट पूछा। एक्चुअली मुझे 2, 3, 5, 7 और इधर मैपिंग में 10, 15, 25, 35, 40 ये सब लिख लेना चाहिए था। अब जब एरो लगाएंगे तो ये 40 के लिए कोई एरो नहीं जनरेट होगा, ठीक है। तो 40 के लिए कोई एरो जनरेट नहीं हुआ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू बनेगा ही नहीं। तो अब ऑन टू नहीं बनेगा तो फिर इसे हम लोग जो है बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बोल सकेंगे, ठीक है। ऑन टू प्लस वन 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 होता है तो ही हम लोग उसे बोलेंगे इनवर्स फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो अब, हाँ ये तो हो गया जस्ट समझाने के लिए। अब हमें ये देखना है कि इनवर्स फंक्शन का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक तुम लोग मुझे करके बताओ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन से वाले सेट में है यहाँ पर हो, नहीं ये तो है सेट, ये सेट ए है, इससे तो हम लोगों ने सारा ही कर लिया था। कहाँ चला गया, नहीं मिलेगा तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर मिल जाएगा। सेट सी में होगा फिर,
अच्छा हाँ, यहाँ पर सेट सी नीचे है, मुझे लगा खत्म हो जा रहा है तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ये वाला ठीक है, इनवर्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 - x, ठीक है, देन एफ इनवर्स एक्स कितना होगा? एफ इनवर्स एक्स कितना होगा? तो तुम लोग को वही स्टेप फॉलो करना है। पहले एफ ऑफ एक्स को वाई के फॉर्मेट में लिखना है। एक्चुअली इनवर्स फंक्शन से इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, फिर उसे इंटरचेंज वगैरह करके मुझे बोलो क्या आंसर आएगा। जो 3 स्टेप मैंने लिखवाया है उसको फॉलो करके बताना। स्टेप्स फॉलो करो, जो मैंने स्टेप्स लिखवाए यही लास्ट करेंगे, बोलो। इसलिए हम वेट कर रहे हैं आंसर का। जो स्टेप्स यहाँ लिखा है ना, बस उसी को फॉलो करके करना है। क्या हमेशा आंसर लिखने से देखिए। 1, हाँ 1 तो होगा नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप्स, ये देखो। सबसे पहले राइट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वाई, वाई के फॉर्म में फंक्शन को लिखना है। तो वाई के फॉर्म में लिखने से क्या होगा? पेज ही चेंज नहीं हो रहा। बोलो पहले वाई के फॉर्म में लिखने से क्या होगा? हम्म, Y is equal to 1/1 minus x. हम्म। मेरा क्वेश्चन हाँ क्लियर है। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स एक साइड में रखना है, बाकी डेटा वाई। ये तो नॉर्मल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके मुझे बोलो एक्स इक्वल टू कितना आएगा। एक्स को मुझे इधर रखना है, बाकी सारे वैल्यूज इधर लाने, इस तरीके का कैलकुलेशन करना है। करके मुझे बोलो एक्स इक्वल टू कितना आएगा। ये तो देखो 7 8 वाला चीज हो जाएगा। 6 7 का, 6 का इसमें हम लोग ये सब सीख ही लेते हैं। एक्स इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना होगा वो निकालना है, और कुछ नहीं, बस हो जाएगा।
हमेशा आंसर x इक्वल टू 1 1 करना होगा डिस्ट्रैक्शन की बिल्कुल। देखो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, y इंटू 1 - x 1 हो जाएगा, फिर ये y माइनस वाई एक्स, ऐसे ही तो सीखते हैं बचपन में हम लोग। अब यहाँ पर माइनस वाई एक्स इक्वल टू 1 - y, मुझे इधर x रखना है, बाकी सब इधर ट्रांसफर करना है, वही हम कर रहे हैं। 1 - y डिवाइडेड बाई -y, तो ये हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं थोड़ा सा माइनस माइनस हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा y - 1/y। ये तो देखो छोटा बच्चा भी कर सकता है, ये तो सिंपल चीज था। पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हो, और इसीलिए क्यों मुझे गलत आंसर जो है तुम लोग दे दे रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने तो बस इतना ही बोला था कि इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करके x इक्वल टू जो भी आ रहा है वो एक साइड रखो, x को एक साइड रखो, मतलब x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो वही करती हूँ। ठीक है, अब इंटरचेंज करना है, तो हमारा क्या आया ये वाला। ठीक है, अब इंटरचेंज करना है, y की जगह पे x की जगह पे y। अब बोलो क्या लिखेंगे फिर। Y is equal to x minus 1 by x. इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। ये देखो 25, तो ये आंसर हो जाएगा x - 1/x, मतलब ऑप्शन। यही हम सिखाने का कोशिश कर रहे थे, तो ये मुझे नहीं लगता, ये शायद तुम लोग समझ नहीं रहे हो मेरे बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, बट समझना चाहिए क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी एक एग्जाम्पल पहले दिया था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो तब बताना चाहिए था। ये देखते हैं। अच्छा ये ना बीच में मुझे लगता है मैंने एक पेज फालतू का ही ऐड कर दिया है यहाँ पर। हाँ ये शायद बेकार कर रहा था। हाँ ये देखो, तो मैंने यहाँ पर भी तो वही सिखाया था, y इक्वल टू लिखा, फिर मैंने बोला x इक्वल टू बाकी सारा y इधर होगा, तो ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कुछ है ही नहीं वैसा। फिर यहाँ पर इंटरचेंज करके लिखना है, तो एग्जाम में अगर इनवर्स फंक्शन आए तो इस तरीके से आता है। ठीक है, बाकी वो मैपिंग वगैरह नहीं आता है, वो तो जस्ट समझने के लिए मैंने दिखाया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद भी हमारे कुछ पॉइंट्स बाकी है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस भी बाकी है, और एक दो उस क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें कुछ पॉइंट्स और भी करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला जो है करेंगे। उसके बाद आई थिंक लिमिट जो है वो भी स्टार्ट कर पाएंगे, मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट होने के बाद टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट भी करेंगे। Bye. ठीक है, ठीक है, ठीक है।